कहानी की शुरुआत होती है और हमें जंगल के बीचों बीच एक कैफे को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़की बैठी है जिसका नाम है मैलोरी कैन। थोड़ी देर के बाद मैलोरी के पास एक आदमी आता है जिसका नाम है एरॉन। वो उससे कहता है कि मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो। मैलोरी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। इस बात को सुनते ही वो उस पर हमला कर देता है। तब कैफे के अंदर बैठे लोगों से ये चीज देखी नहीं जाती। उनमें से एक आदमी उठ कर के आता है और एरॉन को पकड़ लेता है। इस चीज को देखते ही मैलोरी उठती है और मारना शुरू कर देती है एरॉन को। वो मार मार करके उसकी हड्डियों को तोड़ देती है। तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है एक लड़के पर जिसका नाम है स्कॉट। स्कॉट उसे बाहर लेकर के आता है। फिर ये लोग उसकी गाड़ी में बैठ कर के भागने लगते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद स्कॉट मैलोरी से कहता है कि आखिर वो आदमी कौन था और तुम कौन हो, आखिर वो तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। तभी मैलोरी पूरी बात बताती है कि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और वो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर से लेती है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को जो भी काम अनऑफिशियल करवाना होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करते हैं ताकि काम भी हो जाए और गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी सामने न आए। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और यहीं पर हम मैलोरी की ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। यहीं पर उसकी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है जिसका नाम है केनेथ। केनेथ के सामने दो गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हुए हैं जिनका नाम है एलेक्स कॉम्बलीज और रेड्रिगो। ये लोग केनेथ को एक मिशन देते हैं कि बार्सिलोना में एक रिपोर्टर है जिसका नाम है जियांग, किसी भी कीमत पर उसे वहाँ से निकाल करके यहाँ पर लाना है। केनेथ फौरन ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता है और एक छोटी सी टीम को बनाना शुरू कर देता है और इस टीम को लीड करने वाला है एरॉन नाम का एक आदमी और उसी टीम में मैलोरी को भी शामिल किया जाता है। ये सारे के सारे लोग पहुंच जाते हैं बार्सिलोना। वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि जियांग को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। तब ये लोग हर तरफ खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद मैलोरी को पता चलता है कि जियांग को रखा गया एक मोटल में। वह चली जाती है अंदर और अंदर जाने के बाद जियांग उसे मिल भी जाता है, मगर जब वो उसे लेकर के बाहर आ रही होती है तभी एक आदमी उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। मैलोरी देखती है कि वो आदमी अकेला है, यानी कि उसे पकड़ा जा सकता है। तब वो उसके पीछे भागने लगती है और इस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि अगर वह पकड़ा गया तो मैलोरी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वह भागते रहता है और मैलोरी उसका पीछा करती रहती है। एक वक्त के बाद वह उसे पकड़ करके पीटना शुरू कर देती है। अब इनका मिशन खत्म हो चुका है। ये लोग जियांग को लाकर के हवाले कर देते हैं ऑफिसर्स के। रात में जब मैलोरी घर पर होती है तभी उसके पास एरॉन आता है और कहता है कि जियांग हमें मिल गया था, फिर तुम उस आदमी के पीछे क्यों गई। तब मैलोरी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पीछे कभी सबूतों को नहीं छोड़ती, इसलिए मैंने उस आदमी को मारा। एरॉन गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम चाहती क्या हो। मैलोरी कहती है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती, मुझे अपनी जिंदगी पर फोकस करना है। इतना कहने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देती है। अब ऐसे ही वक्त बीतने लगता है और कुछ समय बाद हम मैलोरी को देखते हैं सैंडियागो में। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है उसका डोरबेल बजता है। वो अलर्ट होकर के जाती है दरवाजे पर। पीफोल से देखने पर उसे पता चलता है कि दरवाजे पर केनेथ आया हुआ है। वो उसे अंदर ले आती है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी हमें पता लगता है कि ये दोनों कभी रिलेशन में हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त के बाद इनके बीच कुछ नहीं रहा और मैलोरी ने भी काम छोड़ दिया। तब से पहली बार केनेथ आज उससे आकर के मिल रहा है। केनेथ कहता है कि हमारे पास एक बहुत ही खतरनाक मिशन आया है और मैं चाहता हूं कि तुम इस मिशन में काम करो, लेकिन मैलोरी साहब मना कर देती है और कहती है कि मैंने उस दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब मेरी जिंदगी बहुत ही शांति और सुकून से बीत रही है, मैं ऐसी ही जिंदगी जीना चाहती हूँ। केनेथ कहता है कि ये मिशन हमें MI6 ने दिया है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। ये मिशन हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। तब थोड़ा सोचने के बाद मैलोरी मान जाती है और कहती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तब केनेथ बताता है कि स्टूडर नाम का एक आदमी है जिसकी तलाश में MI6 बहुत पहले से है। पॉल नाम का एक एजेंट है जिसे पता लगा है स्टूडर के बारे में। वह उसके साथ एक डील करने वाला है और वही समय होगा जब उसे पकड़ा जा सकता है। पॉल चाहता है कि तुम उसके साथ उसकी वाइफ बनकर के जाओ। इस बात को सुनते ही मैलोरी कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने हमेशा से मार पिटाई और खून खराबा किया है, मैं किसी के भी साथ जाऊं तो उसकी वाइफ कभी नहीं लगूंगी। अगर किसी के हाथ पांव को तोड़ना है तो कहो, मैं तैयार हूँ। इन बातों को सुनने के बाद केनेथ हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक अच्छी वाइफ दिखोगी, तुम जाओ और जाकर के इस मिशन को पूरा करो। इतना कहने
रहने के बाद वो उसे एक ज्वेलरी देता है और कहता है कि इसे अपने ऊपर ही रखना ताकि पॉल तुम्हें पहचान सके। वो पॉल की तस्वीर देखकर के यहाँ से निकल जाता है। अब मैलोरी अपनी पूरी तैयारी करती है और पहुँच जाती है डबली। तब वह देखती है कि सामने से पॉल आ रहा है। पॉल जैसे ही ज्वेलरी को देखता है वह पहचान जाता है कि ये लड़की मैलोरी है। वो उसके पास आता है और ये दोनों ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे हस्बैंड वाइफ हो। फिर ये दोनों आते हैं होटल रूम में, लेकिन जैसे ही पॉल नहाने जाता है मैलोरी उसकी सारी चीजों को चेक करने लगती है क्योंकि वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी क्योंकि कभी भी कोई भी धोखा दे सकता था। इसके साथ ही वो उसके फोन में जीपीएस ट्रैकर भी लगा देती है ताकि पॉल अगर कुछ गड़बड़ करे तो वो उसे दबोच ले। अब पॉल चला जाता है वॉशरूम से बाहर और मैलोरी चली जाती है नहाने। अब पॉल भी सेम चीज करता है। वह मैलोरी की सारी चीजों की तलाशी लेता है कि आखिर उसके पास क्या क्या है और अंत में उसकी ज्वेलरी को अपने पास रख लेता है, यानी कि कोई भी एजेंट किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहा। इसके बाद ये दोनों तैयार होते हैं और सीधा पहुंचते हैं एक शानदार पार्टी में जहां पर इन्हें स्टूडर मिलने वाला था। मगर अंदर जाते समय इन्हें पता चलता है कि मैलोरी को एक आदमी ने पहचान लिया है और वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तभी स्टूडर इनके सामने आ जाता है। ये लोग थोड़ी देर उससे बात करते हैं। तभी स्टूडर इन्हें इन्वाइट करता है एक वेकेशन पर चलने के लिए। अब वो आदमी जिसने मैलोरी को पहचान लिया था जब वो यहाँ से जाता है तो पॉल मैलोरी से कहता है कि उसके पीछे जाओ और मैं जाता हूँ स्टूडर के पीछे। इसके बाद मैलोरी पीछा करने लगती है उस आदमी का। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसे पॉल पर शक होता है। जब वो पॉल को देखती है तो वो स्टूडर से बात कर रहा था। ये लोग किसी डील के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब मैलोरी इनका पीछा करना शुरू कर देती है। पीछा करते करते जब वो एक कमरे में पहुंचती है तभी उसकी नजर पड़ती है एक लाश पर। गौर से देखने पर उसे एहसास होता है कि ये जियांग है, वही रिपोर्टर जिसे वो रेस्क्यू करके बार्सिलोना से लाई थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि जियांग को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पॉल ही है। तभी उसकी नजर पड़ती है जियांग के हाथ पर। वो उसी ज्वेलरी को देखती है जिसे केनेथ ने उसे दिया था। तब उसे याद आता है कि वह इस ज्वेलरी को पहनकर के एयरपोर्ट आई थी और एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरे में ये सारी चीजें कैद हो गई होंगी। यानी जिसे भी जियांग की लाश मिलेगी ज्वेलरी मिलते ही सारा का सारा इल्जाम आ जाएगा मैलोरी पर। यानी कि मैलोरी को फंसाने की बहुत ही लंबी साजिश चल रही है। वो अपनी ज्वेलरी को लेती है और गुस्से में आती है वापस। मगर पॉल के सामने वो कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाती, चुपचाप चली आती है उसके साथ होटल। लेकिन पॉल को भी डाउट हो जाता है कि शायद मैलोरी को सब कुछ पता चल गया है। फिर जैसे ये दोनों कमरे के अंदर आते हैं पॉल हमला कर देता है मैलोरी पर। शुरू में तो वो मैलोरी की धुलाई करता है, लेकिन एक वक्त के बाद मैलोरी भारी पड़ने लगती है उस पर और अंत में वो उसे बैठा देती है नासा के रॉकेट में। फिर बैठ कर के सोचने लगती है कि पॉल अकेला तो इस काम को कभी भी अंजाम नहीं दे सकता, शायद इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। वो पॉल का फोन बाहर निकालती है और सबसे पहले कॉल लगाती है केनेथ को। जब केनेथ उधर से बोल रहा था तब मैलोरी को समझ में आता है कि जब उसने फैसला किया था डिपार्टमेंट छोड़ने का तब से केनेथ प्लानिंग कर रहा था कि उसे कैसे भी करके मैलोरी को खत्म करवा देना है, क्योंकि मैलोरी उनके बहुत सारे राज जानती थी। अगर कोई और डिपार्टमेंट मैलोरी तक पहुंच गया तो इनकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और ये लोग कभी भी किसी भी सबूत को पीछे नहीं छोड़ते। इसलिए इन लोगों ने इस प्लानिंग को अंजाम दिया ताकि वो लोग मैलोरी को मार सके। अब मैलोरी कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। वो एक कैप पहनती है और आने लगती है बाहर, मगर बाहर आते ही वो सबसे पहला कॉल करती है अपने पिता को और बताती है कि उसे आने में देर हो जाएगी। यानी कि ये कोडवर्ड था कि उसके पिता समझ जाए कि वो मुसीबत में फंस चुकी है और उन्हें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी भी वक्त वो लोग उनके पास आ सकते हैं। अब मैलोरी बाहर आकर के ऐसे ही भाग रही होती है। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तब वो और भी तेज भागने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है। अब वो एक के बाद एक ऐसे ही भागती जाती है, मगर वह लोग उसके पीछे आ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी लोकेशन कैसे पता चल रही है इन लोगों को। जब वो अपने बैग को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक ट्रैकर रखा हुआ है, यानी ये काम था पॉल का। वह एक दुकान के अंदर जाती है और ट्रैकर रखकर के बाहर आ जाती है। तभी वह कुछ पुलिस वालों को देखती है जो उसके ही पीछे आ रहे थे। अब वो उनसे बचने के लिए भागने लगती है और पहुंच जाती है छत पर। एक वक्त के बाद जब वह छत से नीचे कूदती है तो घायल होकर के गिर जाती है, मगर लकीली अब पुलिस वालों ने उसका पीछा छोड़ दिया था। थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को सेफ महसूस करती है। यहाँ से थोड़ा दूर जाने के बाद वो सीधा कॉल करती है रेड्रिगो को, क्योंकि जियांग को उसने रेड्रिगो के ही हवाले किया था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम लोगों की संस्था का हाथ है मुझे फंसाने में, या ये सब कुछ केनेथ कर रहा है? मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। जियांग को भी मौत के घाट उतार दिया गया है और मैंने जियांग को तुम्हारे हवाले किया था। आखिर जियांग वहाँ तक कैसे पहुँचा? मगर इन बातों को सुनने के बाद रेड्रिगो फोन
फोन को कट कर देता है और कुछ भी नहीं बताता। फिर वो सीधा कॉल घुमाता है एलेक्स को और उसे कहता है कि मेलोरी ने मुझे कॉल किया था। एलेक्स कहता है कि वो अपना फोन स्विच ऑफ कर दे और थोड़ा अलर्ट रहे क्योंकि वो लड़की कभी भी तुम्हारे पास आ सकती है। जैसे ही रेड्रिगो फोन रखता है वो कॉल करता है मेलोरी को और उसे कहता है कि मैं रेड्रिगो का बॉस बोल रहा हूँ एलेक्स, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जियांग को भी मार दिया गया है और अब केनेथ भी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। मुझे पहले से उस पर शक था, अब सिर्फ तुम ये एक्सपोज कर सकती हो केनेथ को तो वही करो। मैं उसके साथ तुम्हारी एक मीटिंग फिक्स करवा रहा हूँ, उससे मिलो और जानकारियाँ निकलवाने की कोशिश करो। फिर वह मीटिंग फिक्स करवाता है उसी कैफे में जिसका सीन हमने कहानी के शुरुआत में देखा था, मगर यहाँ पर केनेथ के जगह आता है एरोन और इनके बीच में लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। फिर उसका काम तमाम करने के बाद मेलोरी स्कॉट के साथ निकल जाती है। जैसे स्कॉट ये सारी बातें सुनता है उसकी हालत खराब हो जाती है। मेलोरी उसे शांत रहने के लिए कहती है। तभी ये लोग देखते हैं कि आगे पुलिस वालों ने नाकाबंदी कर रखी है और वह सारी की सारी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। तब मेलोरी कार को घुमाने लगती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले इस चीज को देखते हैं पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग बर्फीले जंगल के बीचों बीच भाग रहे हैं। तभी एक हिरन आकर के टकरा जाता है इनकी कार से और मेलोरी बैलेंस नहीं कर पाती कार को, कार सीधा जाकर के टकराती है पेड़ से। तभी पुलिस वाले आते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। जब वो इन्हें अपनी गाड़ी में ले जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि FBI वाले पीछा कर रहे हैं इनका। मेलोरी पुलिस वालों से कहती है कि वो असली FBI वाले नहीं है, मगर ये पुलिस वाले मेलोरी की बात को नहीं मानते और उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी वो लोग अचानक से अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ पुलिस वालों की लाशें बिछ जाती है। मेलोरी जब इस चीज को देखती है तो निकलती है कार से बाहर। तभी उसकी नजर पड़ती है उस पुलिस वाले पर जिसके पास इसकी हथकड़ी की चाबी है। वो अपनी हथकड़ी को खोलती है और गोलियां चलाना शुरू कर देती है उन सारे गुंडों पर। इसके बाद वो एक गाड़ी में बैठती है और भागने लगती है यहाँ से। इसी गाड़ी में स्कॉट भी बैठा हुआ है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो जाकर के मिलता है केनेथ से। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेलोरी से जाकर के तुम खुद मिलो, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया था मिलने के लिए, आखिर तुमने एरोन को क्यों भेजा, तुमने सारी चीजों को खराब कर दिया। उधर हम मेलोरी को देखते हैं जो अपने पिता के पास पहुंचती है और उन्हें कहती है कि वो लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। वो मेरे बारे में आपको मनगढ़ंत कहानियां बना करके बताएंगे, लेकिन आप उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। इतना कहकर के वो यहाँ से चली जाती है। जब रात होती है तो यहाँ पर आता है केनेथ, उसके साथ एरोन भी है। वो मेलोरी के पिता को मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। तब एरोन को भी डाउट हो जाता है केनेथ पर। तभी केनेथ के फोन पर कॉल आता है मेलोरी का। तभी एरोन मेलोरी के फोन को ट्रेस कर लेता है और उसे पता चलता है कि वो यहीं पर है। इतने में ही मेलोरी बिजली को कट कर देती है। मेलोरी एरोन के फोन पर जियान की फोटो को भेज देती है जिससे एरोन का दिमाग खराब हो जाता है और केनेथ से फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन केनेथ एरोन का काम तमाम कर देता है। इसके बाद मेलोरी जाकर के मिलती है एलेक्स से। एलेक्स मेलोरी को केनेथ का एड्रेस देता है और कहता है कि जाओ और उसका काम तमाम कर दो। यहाँ से वो सीधा पहुँचती है केनेथ के पास और इन दोनों के बीच में हो जाती है घमासान WWE की फाइट। मेलोरी केनेथ को मार मार कर के अधमरा कर देती है। मरने से पहले वो मेलोरी से कहता है कि अगर तुम रिजाइन नहीं करती तो ये नौबत कभी नहीं आती। मेलोरी उसे यहीं पर तड़पता हुआ छोड़ कर के पहुँच जाती है रोड्रिगो के पास। जैसे ही रोड्रिगो मेलोरी को देखता है हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन मेलोरी उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देती और वहीं पर काम तमाम कर देती है उसका। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी है वायर खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।